नमस्कार। बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। चलिए आपको सीधा देहरादून लिए चलते हैं, जहां पर बीजेपी महिला मोर्चा उत्तराखंड का आज कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है और सीएम धामी भी वहां पर मौजूद हैं। उनका संबोधन हो रहा है। आइए आपको सुनवाते हैं कि क्या कुछ कह रहे हैं। इसमें पूरे साल भर 7 करोड़ रुपया ऋण लिया गया था काम करने के लिए, छोटे छोटे अपने समूह चलाने के लिए, उद्योग, लघु उद्योग चलाने के लिए, घर में कुछ काम करने के लिए। और 1 साल के अंदर मैं दोबारा गया तो वो राशि जो है 20 करोड़ से ज्यादा हो गई, यानी कि 3 गुना का इजाफा हुआ। 6 करोड़ से सीधे 20 करोड़ पर पहुंच गया। तो हमारी मातृशक्ति आज क्षेत्र में काम कर रही है। जब हम आरक्षण की बात करते हैं तो आरक्षण भी हमारे यहाँ की मातृशक्ति को इसलिए दिया जाना चाहिए कि हमारे मातृशक्ति जो हमारे बहुत जो भौगोलिक क्षेत्र है हमारा बहुत विषम है, बहुत कठिन है। वहां पर किस प्रकार से मातृशक्ति काम करती है उसकी बहुत व्याख्या करने की आवश्यकता नहीं है। आप सब जानते हैं कितने सारे बच्चे तो जब मां घास काटने जाती, खेत में काम करने जाती थी, वहीं पैदा हो जाते थे। तो इतने कठिन परिवेश में रहने वाले लोगों को आगे बढ़ने के लिए अवसर मिलना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने भी यह सब काम किया है। आज खेल का क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो या फिर सामाजिक न्याय की बात हो, हम हर क्षेत्र में अपनी मातृशक्ति को निरंतर रूप से आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो डबल इंजन की सरकार है उसकी नीतियां हैं, उस पर हमेशा से अगर कोई प्राथमिकता में रहा है तो हमारी मातृशक्ति रही है। मैं आप सबको यह भी विश्वास दिलाता हूं आगे भी ये काम हमारा निरंतर रूप से चलता रहेगा। हमारी बेटियां हर क्षेत्र में आगे बढ़ें, देश का नाम रोशन करें, प्रदेश का नाम रोशन करें, यह हम सबका दायित्व होना चाहिए। और हमारा लक्ष्य है श्रेष्ठ उत्तराखंड, विकल्प वही संकल्प, उसको लेकर हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। अभी दीप्ति जी ने यहां से बात करी नकल की बात। देखिए ये नकल का विषय कुछ लोगों ने इसको आगे बढ़ाया। हमारे पास छात्र आए, उनकी बात हमने सुनी, उसकी जांच करवाई और जांच करवाने के बाद छोटा बड़ा कोई जो भी उसमें संलिप्त पाया गया, ये लंबे समय से चल रहा था, आज से नहीं। ये कई साल बीत गए लेकिन इसमें जांच नहीं होती। बार बार बात तो होती थी कि यहां गड़बड़ हुआ है, यहां पर्चा लीक हुआ है, यहां नकल करवाई गई है, यहां प्रश्न पत्र पहले ही बाहर आ गए हैं, यहां पर्चा जहां छपता है वो पर्चा छपने वाला मशीन वाला भी उसमें मिला हुआ है। बात आती थी, चली जाती थी। लेकिन मैं अपनी बहनों से कहना चाहता हूं कि मेरे पास ये विषय आया जुलाई के महीने में 2022 में। मैंने सोचा हो सकता है वैसे ही शिकायत आ रही है, इसकी एक बार जांच करवाना ठीक है। और मैंने तय किया कि मैं पहले जांच करवाता हूं। जब प्रारंभिक जांच करवाई तो जांच में साफ साफ दिखाई देने लगा कि बड़े पैमाने पर घपला हुआ है। लेकिन मैं ये भी जानता था कि इसकी जांच करवाऊंगा तो इसके पीछे बड़े बड़े नकल माफिया हैं, सैकड़ों करोड़ का, हजारों करोड़ का कारोबार करने वाले लोग हैं जो नकल के काम में संलिप्त हैं। तो पीछे से उनके हितों पर कुठाराघात होगा। लेकिन मैंने बहनों आपके आशीर्वाद के कारण से, आपके स्नेह के कारण से ये तय किया कि किसी गरीब माता पिता का बेटी और बेटी को अब धोखे में नहीं रहना पड़ेगा। अब उसको नकल करके पास होने वालों की जगह जो योग्यता और क्षमता वाले लोग हैं वो पास होंगे, वो परीक्षाओं में निकलेंगे। क्योंकि मैं जानता था, मैंने भी उसी जीवन को जिया है। मैं भी बचपन से एक सामान्य परिवार में ही पैदा हुआ हूं। मैंने देखा है कि एक सामान्य परिवार के माता पिता के पास, उसके बेटे बेटी के पास अगर कोई पूंजी होती है, कोई धन होता है, तो केवल और केवल शिक्षा होती है जो अपनी पढ़ाई से, अपने अर्जन से उसे प्राप्त होती है। अगर उसमें भी डाका पड़ जाएगा, उसमें भी नकल हो जाएगी, तो उसके पास कुछ नहीं बचेगा। भाइयों बहनों, मैंने इससे तय किया चाहे मुझे इसका परिणाम कुछ भी हो, लेकिन मैं इसकी पूरी जांच कराऊंगा। और 60 लोग जो इस काम में अभी तक संलिप्त थे
अभी तक जेल की सलाखों के पीछे चले गए और इतना ही पर भी नहीं रुके, जेल भी जा रहे थे, नकल भी कर रहे थे। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। देहरादून में महिला मोर्चा उत्तराखंड ने सुषमा स्वराज अवार्ड सम्मान समारोह आयोजित किया। इस दौरान मौके पर मुख्यमंत्री बतौर मुख्य अतिथि पहुंचे और अवार्ड वितरण कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर बीजेपी की कई महिलाओं को सुषमा स्वराज अवार्ड दिया गया। चलिए रुक करते हैं अगली खबर का, जो कि देवाल से है, जहां पर विकासखंड के सरकोट और वनीकरण क्षेत्र में पेड़ों के कटान के मामले में वन विभाग की ओर से उपजिलाधिकारी के सूचनार्थ पत्र का हवाला लेते हुए उपजिलाधिकारी ने मामले में एसडीओ और डीएफओ बद्रीनाथ वन प्रभाग से पत्राचार करते हुए मध्य पिंडर रेंज के वन क्षेत्राधिकारी को जांच के निर्देश दे दिए हैं। बता दें कि बीते दिनों सरकोट वन क्षेत्र में पेड़ों के कटान का मामला सामने आया था। वहीं इस वन क्षेत्र में अलकनंदा वन प्रभाग की ओर से लाखों रुपए की लागत से जायका के तहत निर्मित वनीकरण में भी पेड़ों की कटान के साथ ही दवानल का मामला सामने आया था, जिसमें कई शिशु पौधे दवानल की भेंट चढ़ गए थे। उपजिलाधिकारी थराली रविंद्र ने मामले का संज्ञान लेते हुए वन विभाग को जांच कर आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं, ताकि जांच में स्पष्ट हो सके कि आखिर पेड़ों के कटान की अनुमति किसके स्तर पर दी गई थी और वनीकरण क्षेत्र में दवानल के कारण क्या थे। अभी कुछ दिनों पहले ये मामला मेरे संज्ञान में आया। एक रिपोर्ट मेरे पास आई थी जिसमें बताया गया कि वन पंचायत सरकोट में कुछ जो पेड़ हैं वो कटे हुए वहां पे पाए गए हैं। तो जैसी मुझे सूचना प्राप्त हुई उसके बाद मैंने जो है संबंधित जो है इसको इसमें जांच हेतु लिख दिया गया है। हम अपने विभाग से भी, राजस्व विभाग से भी इसमें चेक करवा रहे हैं कि क्या मामला है। तो रिपोर्ट जैसे मेरे पास आती है तो जो भी इसमें नियमानुसार कार्रवाई होगी वैसे करी जाएगी। वहीं देहरादून पटेल नगर थाने में कुछ दिन पहले से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जिसमें 75 वर्षीय एक महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई थी, जिसका आज देहरादून एसएसपी दिलीप सिंह ने प्रेस वार्ता कर खुलासा किया है। इस दौरान देहरादून कप्तान ने बताया कि जिस शख्स ने हत्या की है उसका नाम महेंद्र सिंह मेहता है, जो कि पहले होटल में भी काम किया करता था। आरोपी ने महिला के घर पर लूट की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पर्स से पैसे निकालते हुए महिला ने उसे देख लिया और फिर शोर मचाने लगे, जिसके बाद महेंद्र सिंह ने महिला का मुंह बंद करके उसकी चाकू से गला रेतकर हत्या कर दी और उसका खून कर मौके से फरार हो गया। पुलिस तफ्तीश में यह पाया गया कि मात्र 4 से 5 हजार रुपए ही खून करने के बाद आरोपी लेकर फरार हो गया। हालांकि उसने पूरा घर खंगाल कर देखा जरूर, लेकिन उससे कुछ मिला नहीं। डीआईजी एसएसपी दलीप सिंह कुंवर ने बताया कि सीसीटीवी देखने के बाद आरोपी की शिनाख्त हो पाई और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। इस हत्याकांड को बेसिकली लूट करने के लिहाज से किया गया था। मुलजिम पकड़ लिया गया है, अल्मोड़ा का रहने वाला है, महेंद्र सिंह मेहता है। ये बेसिकली पहले होटल में काम करता था, हेरिटेज होटल में यहाँ पर आईएसबीटी में। वहाँ काम छूट गया, दिसंबर से ये अनएम्प्लॉयड था, आर्थिक तंगी में गुजर रहा था। वहीं कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को लेकर योग गुरु स्वामी रामदेव की ओर से दिए गए बयान के बाद उत्तराखंड के पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है। हरिद्वार पहुंचे हरीश रावत ने कहा कि स्वामी रामदेव
को उन लोगों के बारे में भी बोलना चाहिए जिन्होंने अपने देश की पूर्व प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए हैं। राहुल गांधी ने वॉशिंगटन में जो बयान दिया वो सत्य है और असत्य भारत में भी सत्य है और वॉशिंगटन में भी सत्य है। बाबा रामदेव की सीख का वो आदर करते हैं, लेकिन बाबा रामदेव को बीजेपी के उन नेताओं के बारे में बोलना चाहिए जिन्होंने संवैधानिक पदों पर रहते हुए अपने ही देश के प्रधानमंत्रियों के बारे में उल्टे सीधे बयान दिए थे। राहुल जी ने जो कहा है वो धरातली सत्य है और सत्य दिल्ली में भी वही होता है, वाशिंगटन में भी वही होता है, लंदन में भी वही होता है। और जहां तक सवाल बाबा रामदेव जी का है, संत हैं, उन्होंने ठीक कहा, उनकी सीख का हम आदर करेंगे, मगर ये बात उनको भी कहनी चाहिए थी जिन लोगों ने देश के प्रधानमंत्री के रूप में विदेशों की धरती पर पहले के प्रधानमंत्रियों के खिलाफ, पहले की सरकारों के खिलाफ पूरे बयान दिए थे। तो जिन्होंने विदेश की धरती में अपने देश की राजनीति को उठा करके एक सर्वमान्य नियम की अवहेलना की, तो वो नियम की भी जो है, मैं संत हमेशा जो है सत्य कहते हैं। यदि आज वो सत्य समझते हैं, इसको उन्होंने कहा है, तो उस समय ये सत्य उनको याद क्यों नहीं आया? तो बाबा रामदेव के दिए गए बयान पर पूर्व सीएम हरीश रावत का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि राहुल गांधी ने सत्य ही बोला है, देश में भी सत्य बोला है और वॉशिंगटन में भी उन्होंने सत्य ही बोला है। साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए कांग्रेस लगातार सक्रिय होती नजर आ रही है। दिग्गज नेता पहले भारत जोड़ो यात्रा और अब कांग्रेस की हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा में शामिल होकर जन मुद्दों को उठाने की कोशिश कर रहे हैं। शनिवार की शाम रेलवे रोड स्थित एक होटल के बाहर कांग्रेस ने हाथ से हाथ जोड़ो पदयात्रा का आयोजन किया, जिसमें बतौर मुख्य अतिथि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने शिरकत की और उन्होंने कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा केवल हाथ पकड़ने तक सीमित नहीं रहनी चाहिए, बल्कि लोगों के हाथ को पकड़कर उनके दिलों तक पहुंचने की यह यात्रा बननी चाहिए। इस यात्रा के माध्यम से जनता को यह संदेश है कि साल 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस सत्ता परिवर्तन करने जा रही है। वर्तमान समय में लगातार महंगाई, बेरोजगारी, महिला उत्पीड़न और कई अन्य मुद्दे कांग्रेस के पास हैं। हर व्यक्ति महंगाई, बेरोजगारी से परेशान है। उनको इस समस्या से निजात केवल कांग्रेस ही दिला सकती है। यात्रा जो है परिवर्तन की यात्रा है, इसमें हम जनता के उन सब सवालों को उठा रहे हैं जिनसे आज जनता त्रस्त है, पस्त है और जिनसे हर घर दुखी। महंगाई, आप देखो गैस के दाम कहां पहुंच, बेरोजगारी, महिलाओं के ऊपर अत्याचार, बिजली, पानी, होम, क्या कहते हैं, घर, सब चीजें बढ़ गई, सब चीज उनके। खबर रुड़की से है, जहां भारत भूषण शर्मा को जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। आपको बता दें कि कांग्रेस के वरिष्ठ कार्यकर्ता सचिन गुप्ता के रुड़की कैंप कार्यालय पर सुशील कश्यप ने भारत भूषण शर्मा को प्रमाण पत्र देकर जिला कांग्रेस सेवा दल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया। भारत भूषण शर्मा ने कहा कि उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसका वे बड़ी निष्ठा के साथ अपनी जिम्मेदारी को निभाते हुए कांग्रेस पार्टी को और मजबूत करेंगे। इस मौके पर रईस अहमद, अरशद अली समेत कई कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। अध्यक्ष बनाया गया सेवा दल का और सुशील
कश्यप जी ने मुझे जिम्मेदारी सौंपी है, इसके प्रति मैं अपना निष्ठापूर्वक कार्य करूंगा और कांग्रेस के बदल कांग्रेस को मजबूत करके राहुल गांधी और सोनिया गांधी जी का मजबूत करने का प्रयास करूंगा। वहीं विकासनगर में 2 दिन पहले उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड ने विभागीय वाहन से अनाउंसमेंट कर विभाग की सैकड़ों बीघा जमीन पर अवैध कब्जाधारियों को चेतावनी दी, जिसमें कहा गया कि दिनांक 11 तक वे लोग स्वयं ही अवैध कब्जे को हटा लें, वरना विभागीय कार्रवाई होने पर आपके नुकसान स्वयं ही जिम्मेदार होंगे। जिसको लेकर आज ठालीपुर स्थित UKVNL के कार्यालय में विभाग नगर प्रशासन की अवैध कब्जे हटाने को लेकर महत्वपूर्ण बैठक हुई, जिसमें मुख्य रूप से उप जिलाधिकारी विकासनगर विनोद कुमार, तहसीलदार विकासनगर शमन सिंह, UJ DP BNL अधिशासी अभियंता अभय सिंह, कोतवाल विकासनगर सिंह मौजूद रहे। वहीं UJVNL की जमीन पर बसे नवाबगढ़ के सैकड़ों हिंदू और मुस्लिम परिवार के लोगों को अपने सर से छत छीनने का डर सता रहा है। अपना आशियाना छीनने का डर सता रहे लोगों ने शनिवार को विकासनगर विधायक मुन्ना सिंह चौहान से मिलकर अपने निवास पर पहुंचे और इस मौके पर सैकड़ों महिला और पुरुष द्वारा अपनी समस्या को विधायक मुन्ना सिंह के सामने रखा। विधायक मुन्ना सिंह द्वारा लोगों की समस्याओं को सुनने के बाद मौके पर ही अधिकारियों से फोन पर वार्ता कर इस मामले में उचित जांच की और आगे की कार्रवाई के निर्देश दिए गए। देश भर से कब्जाधारियों के नाम पर गरीब और मेहनत कश लोगों के आशियाने पर बुलडोजर चलने की खबरों के बाद अब प्रदेश में भी बुलडोजर की आहट से लोग सहमे हुए हैं, जिसके चलते जहां एक और हल्द्वानी के वनबुलपुरा के करीब 4000 से ज्यादा परिवारों के आशियाने पर बुलडोजर चलना तय है, वहीं अब देहरादून के विकासनगर के UJVNL के सैकड़ों बीघा जमीन पर सालों से कब्जा जमाए बैठे करीब 500 से ज्यादा परिवारों को भी सिर से छत छीनने का डर सता रहा है। सूत्रों की माने तो संबंधित विभागों के कुछ कर्मियों और स्थानीय जनप्रतिनिधियों के संरक्षण और मिली भगत के चलते इन जगह पर बस्तियां फलती फूलती रही। बताया जा रहा है कि 80 के दशक में जहां पहले चंद कच्चे और झोपड़ी नुमा मकान हुआ करते थे, वहीं अब मौजूदा समय में यहां पर सैकड़ों पक्के मकान और कई दुकानें बन चुकी हैं। इन जगह पर रह रहे लोगों का कहना है कि इस जमीन पर बसे कई परिवारों को इंदिरा आवास और प्रधानमंत्री आवास योजना से घर भी बनाकर दिए गए हैं और वोट बैंक के नाम पर उनका इस्तेमाल होता रहा है। अब ऐसे में विभाग उन्हें उजाड़ने जा रहा है, जिससे उनके सिर से छत छिन जाने का उनके और उनके परिवारों को डर सता रहा है और कोई ठिकाना नहीं है। समस्या यही है सर कि हमें रात दिन हमेशा रोज परेशान करते हैं। सरकार आते हैं कि यहाँ कभी निशान लगा रहे, कभी डरा रहे, लोग डरा रहे, कभी कोई आज उठा रहे कल उठा रहे। बस हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, कहाँ जाएंगे हम फिर? पढ़ने वाले बच्चे छोटे छोटे और छोटे छोटे बच्चे अगर स्कूल नहीं जाएंगे तो आगे भविष्य कैसे बढ़ेंगे? और हमारी झोपड़ी खड़ी कर रखी है। हम पहले अगर नहीं बैठाना था हमें यहाँ तो पहले हटा देते, पहले बहुत पहले उठाते इस मुद्दा को। आज हमने अपने झोपड़े खड़े करे, अपने बच्चे पढ़ा रहे लिखा रहे, अपने झोपड़ियों में टाइम गुजर कर रहे अपना, और आज बोल रहे कि अब JCB लगेगी, हटा रहे बोल रहे। तो हम तो बहुत परेशान आ रहे थे। मुझे समस्या है कि हम बहुत गरीब आदमी हैं और गरीब हालत में यहाँ पे बैठ रखे हैं और सरकार ने जो है हमें मकान बनाने के पैसे भी दिए थे, 39,000 रुपये दिए थे और सरकार आज हमें तबाह कर रही है। क्यों कर रही है? ये तो पहले पैसे नहीं देती ना बिठाती और हमें जो है बिजली पानी क्यों दी? अगर सरकार के पास दम नहीं था
तो सरकार ने हमें क्यों कनेक्शन दिया? मेरा डबल कनेक्शन है, एक दुकान का है, एक मकान का है, 2 कनेक्शनों के पैसे दे रहा हूं मैं सरकार को। आज तक सरकार बताए कि मैंने कोई पैसा रोका है कनेक्शन का, तो बताइए। ऋषिकेश की तर्ज पर अब देवप्रयाग में भी पर्यटकों को मरीन ड्राइव देखने का मौका मिलेगा, जिसको लेकर सरकार ने अपनी तैयारियां लगभग पूरी कर ली हैं और इसके लिए जो बजट प्रारूप किया गया है वह भी शासन में भेजा जा चुका है। आपको बता दें कि देवप्रयाग के विधायक विनोद ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि उन्होंने इस वक्त इस पूरे मामले में मुख्यमंत्री से बातचीत की है, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने उनकी मांग को पूरा करते हुए मरीन ड्राइव के लिए हामी भरी है और अब शासन में इसका प्रस्ताव पहुंच चुका है, जो जल्द ही धरातल पर देखने को भी मिलेगा और इससे देवप्रयाग में आने वाले पर्यटकों की तादाद भी बढ़ेगी, लोगों को रोजगार मिलेगा। होनी चाहिए, पर वहाँ के जो हमारे पंडित समाज के लोग हैं उनसे बैठकर काम किया है। निश्चित तौर पर आपने देखा कि टुंडेश्वर जो पुल है वहाँ की बहुत पुरानी मांग थी, जो संगम के बीच में, जो दोनों नदी के बीच में टापू आपने देखा होगा, वो पुल भी अब अंतिम चरणों में, लगभग फाइनल स्टेज में, जुलाई या जून तक पुल भी जनता को समर्पित हो जाएगा। तो निश्चित तौर पर ऑल वेदर रोड के आने से देवप्रयाग में पर्यटक की स्थिति बढ़ी। अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरे पिछले कार्यकाल में मरीन ड्राइव की घोषणा की थी, तो वो भी मरीन ड्राइव जो देवप्रयाग में बनने जा रहा था उसका भी जो है उसकी फाइनेंस वो बैठक शुरू होने वाली है, होने जा रही है, जब भी होगी आजकल में। और क्योंकि वहां से होगी कि देवप्रयाग के लोगों की बहुत पुरानी मांग थी, वहां पर एक मरीन ड्राइव बनना चाहिए, तो उसके लिए मुख्यमंत्री घोषणा करेंगे। तो उसमें 80% काम हो गया, एस्टिमेट उसका शासन में आ गया, तो उस पर जो है एचपीसी की बैठक जब भी होगी। देश में बढ़ रहे इन्फ्लुएंजा के सब वेरिएंट H3N2 के मरीजों की संख्या को बढ़ते देखते हुए स्वास्थ्य महानिदेशक विनीत शाह ने अलर्ट जारी किया है। उन्होंने सभी मुख्य चिकित्सा अधिकारियों से पर्याप्त संख्या में आइसोलेशन वार्ड, आईसीयू, वेंटिलेटर की व्यवस्था करने के आदेश दिए हैं। स्वास्थ्य महानिदेशक डॉक्टर विनीत शाह ने कहा है कि अस्पतालों में इन्फ्लुएंजा के लिए जो उसका सब वेरिएंट है H3N2 के मरीजों के लिए सघन निगरानी की जाए। वहीं हर मरीज की IHIP पोर्टल में एंट्री की जाए। अस्पतालों में दवाइयां, मास्कों की कमी ना हो, साथ ही साथ जागरूकता अभियान ICC के माध्यम से चलाए जाएं। इन्फ्लुएंजा वाले सीजन के स्टार्ट में ही जनवरी में हमने एक इन्फ्लुएंजा को लेकर एडवाइजरी जारी की थी और अभी हम फिर निर्देशित करने जा रहे हैं कि ये कॉमन वैसे इन्फ्लुएंजा वायरस है, लेकिन हमको थोड़ा अलर्ट रहना पड़ेगा कि अगर किसी को भी कॉमन कोल्ड वगैरह है तो वो अपना आइसोलेट कर ले अपने को और थोड़ा एप्रोप्रिएट बिहेवियर करे, मास्क वगैरह पहने, और अगर किसी को सिम्टम कोई कॉम्प्लिकेशन होता है तो वो चिकित्सक की राय ले जल्दी ही। खबर जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर कोतवाली से है, जहां अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर ने कोतवाली का निरीक्षण किया, जिसमें सरकारी असले, मालखाने और कंप्यूटर कक्ष का निरीक्षण किया गया। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक काशीपुर अभय सिंह ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए और सतर्कता से काम करने की बात कही। जो निरीक्षण है ये एक सामान्य प्रक्रिया है पुलिस विभाग में। इसमें अवसंरचनात्मक से लेकर के जो हमारे रिकॉर्ड कीपिंग थाने में बहुत सारी होती है, इसके अलावा बहुत सारे हमारे जीपी लिस्ट पे माल होते हैं, बहुत सारे इस तरीके के आर्म एमुनेशन होते हैं, उनका देखा जाता है। इसके अलावा रखरखाव आदि की व्यवस्था देखी जाती है। उसी के अंतर्गत आज मेरे द्वारा भी थाना जसपुर का निरीक्षण किया जा रहा है। ऐसी कोई विशेष कमी परिलक्षित नहीं होती है और सामान्य रूप से जो मुआयने से पूर्व भी थाने के द्वारा चीजों को अपडेट कर लिया जाता है। छोटी मोटी जो कमियां हैं उनको लिखित में लिया जाएगा और कोशिश किया जाएगा कि इसको अनुसंधान करके और शीघ्र इसको पूर्ति कर ली जाए। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। उत्तराखंड की तमाम खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।